हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी सभी को। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी का स्वागत है जी फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 2 फैकल्टी। जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लो प्लीज। सभी जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। गुड इवनिंग जी। ज्योति वर्मा जी, गुड इवनिंग। बस आप ही ज्वाइन हुए हो क्लास में। आपको कोई डाउट है तो पूछ लो आप एक बार। समझ आ रहा है आपको कॉमर्स? यूनिट 1 अभी हमारी चल रही है इंटरनेशनल बिजनेस। आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस समझ आ रहा है? कोई ऐसा टॉपिक जो समझ ना आ रहा हो आपको? यस मैम, ओके। क्लियर है सारे टॉपिक? ठीक है। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। वो कौन से फैक्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट में मेनली? बता दो मुझे। ऑल क्लियर है अभी, ओके। हाँ जी ज्योति जी, बता दो तब तक, जब तक और स्टूडेंट भी ज्वाइन होते हैं क्लास में। कौन से ऐसे फैक्टर है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं? पेस्टल, ठीक है। पेस्टल, ओनली पेस्टल है? ओनली पेस्टल है क्या? पेस्टल, ठीक है। पेस्टल, ओनली पेस्टल है? ओनली पेस्टल है क्या? मेनली दो फैक्टर है जिसमें यस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसी में ही आपकी सारी चीजें आ जाएगी। हाँ जी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपका माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, और पेस्टल आपको पता है ये मैक्रो में आ जाता है वो, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आ जाता है, जो कि हमने कल पढ़ा, या फिर नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका हो गया, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ लिया है, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ लिया है। चलिए करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये है मेरी क्लास की टाइमिंग। फिलर फॉर्म पे आपको पता ही है डेली आपकी क्लास होती है, 5 PM to 6 PM आपकी क्लास होती है जी, ओके। और यूट्यूब पर तो अभी नहीं हो रही आपकी क्लास पेपर 2 की, ये नहीं है, ठीक है। ओनली आपके पेपर 1 की क्लास है, मंडे टू सैटरडे 5 PM to 6 PM आपकी क्लास होती है जून 2024 के लिए। 10 यूनिट्स है आपकी पेपर 2 में कॉमर्स में, और 10 की 10 यूनिट्स मैं आपको कवर करवाऊंगी, ठीक है। और अभी हमारी चल रही है यूनिट 1, जिसमें हम काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पॉलिटिकल का। हमारे जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हमारे बिजनेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ CSR पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऐसा टॉपिक है जो कि आपसे कंपनी लॉ में भी पूछा जाता है, मीन्स कंपनी जो एक्ट है आपका 2013, यहाँ पे भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है। तो अगर आप आज इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे कि CSR है क्या, तो आपको फिर जो लीगल एस्पेक्ट
ऑफ बिजनेस है आपका, यूनिट 7 है मे बी, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे भी करवाऊंगी एक बार आपको, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं करवाऊंगी। हाँ, आपके ये हो जाएगा कि आपकी रिवीजन हो जाएगी वहाँ पर। मैं ठीक हूँ रंजना जी, आप बताओ आप कैसे हो मैम? मैसेज लेट जाता है, अच्छा मैसेज लेट जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है जी आपकी क्लासेस 5 PM टू 6 PM डेली, प्लीज ज्वाइन हो जाया करो टाइमली। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो वो क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लिया करो, ओके। चलिए करते फिर क्लास को स्टार्ट। इसी के साथ साथ पेपर 1 भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, ओके। पेपर 1 की क्लास आपकी 7 PM होनी है आज ऐप पर, फिलर फॉर्म के ऐप पर, और 9 PM भी आज मेरी ही क्लास है आपकी यूट्यूब पर, ठीक है। जो ऐप पर क्लास होगी, आपको पता है यूनिट 1 चल रहा है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, और PYQs करवाऊंगी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 9 PM यूट्यूब पर, ओके जी। तो 7 बजे भी तैयार रहना। पेपर 1 तो आपको पता ही है कि जनरल है, वो सभी के लिए, सबको पेपर 1 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और 9 PM भी आप तैयार रहना, ठीक है। ये हमारी यूनिट चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आपका इंटरनेशनल बिजनेस, यूनिट 1। नेक्स्ट वीक तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मीन्स मैंने जो डिवाइड किए हैं 12 डेज मैंने डिवाइड किए हैं यूनिट्स के लिए, ठीक है। 120 क्लासेस मुझे मिली है, 120 क्लासेस में मुझे आपको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। और जो आपको इसकी PDF है, ये PDF मैं आपको सेंड करूंगी आपको कल, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, फ्राइडे को, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सारी PDF मैं आपको सेंड करूंगी फ्राइडे को। और फिर हम कुछ ऐसा डे सिलेक्ट कर लेंगे जिस दिन मैं आपको पूरे वीक की PDF सेंड कर दिया करूंगी, अपलोड कर दिया करूंगी, ठीक है। फ्राइडे को आपको, कल मीन्स आपको सारी PDF मिल जाएगी अभी तक जितना भी पढ़ा है, ओके। तो हमने कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कर लिया है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कर लिया है हमने, इकोनॉमिक सिस्टम कर लिया है, इकोनॉमिक पॉलिसी कर लिया है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम बताओ मुझे क्या था इकोनॉमिक सिस्टम? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी हमने कर लिया, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज भी हमने कर लिया है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, ये आज करेंगे, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट भी हमारा हो चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम कल करेंगे, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ मॉडल रह जाएंगे इसके एक दो जो कि हम कल करेंगे, किसके साथ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ। सोशल कल्चर फैक्टर भी हमारा हो गया है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। पेस्टल तो आपको पता ही है कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। पॉलिटिकल आपका इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। क्लियर है जी? सभी को क्लियर अभी? ओके, करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। तो अभी हम करेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, की जो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है तो वो हमारे बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। छोटा सा टॉपिक है, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। हाँ जी, इकोनॉमिक सिस्टम बताओ मुझे, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है आपका, और कितनी स्टेजेस दिए इकोनॉमिक सिस्टम में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? कल ही पढ़ा है हमने इकोनॉमिक सिस्टम, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी कल हमने पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये था आपका इकोनॉमिक सिस्टम, प्लान्ड मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये देखो, ये हमने कल किया था सारा। ये डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी हमने कल कर लिया है, ठीक है, जैसे कि आपका नेचुरल, डेमोग्राफिक, और मैंने बताया था कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट, करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। अभी तक कोई मुझे बता नहीं रहा कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। जल्दी से बताओ, फिर हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। ह्यूमन बीइंग की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करना, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आ जाएगा हमारा, तो किस तरह से
हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये हमने कल तीन बातें पढ़ी थी। इसी के साथ साथ कि किस टाइप की आपकी इकोनॉमिक सिस्टम होती है। एक होती है आपकी कैपिटलिस्टिक, जिसको कि बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी भी। एक होती है आपकी प्लान, जिसको कमांड और क्या बोला जाता है आपका सोशलिज्म इकोनॉमी। और एक होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो हमारा इंडिया है वो कौन सी इकोनॉमी में आता है, मिक्स्ड में आ जाता है। यूएस और यूके किस में आ जाता है, आपका कैपिटलिस्ट में आ जाता है। और प्लान्ड या कमांड या सोशलिज्म में कौन सा आ जाता है आपका, रशिया चाइना। ठीक है, ये आ जाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनाए जाए, किसके लिए बनाया जाए और क्या बनाया जाए। हाँ जी, वेरी गुड ज्योति वर्मा जी। ठीक है, तो इस तरह से थी हमारी इकोनॉमिक सिस्टम। और जो हमारी इकोनॉमी है, लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी है, कल हमने इनको पढ़ा है कि किस किस तरह की इकोनॉमी रहती है। ठीक है जी। कैपिटलिस्ट की अगर हम बात करें तो ये कैसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, मींस प्राइवेट ओनरशिप होती है एक तरह से। ठीक है, और अगर हम प्लान्ड या कमांड की बात करें तो ये कैसी होती है, गवर्नमेंट ओनरशिप होती है एक तरह से। और मिक्स्ड की अगर हम बात करें, पब्लिक प्लस प्राइवेट हो जाती है ये। क्लियर है, तो कल हमने ये पढ़ा था और ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमने कल देखा था। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा मेनली क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी होता है आपका रॉ मटेरियल, और सेकेंडरी होता है आपका जब उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लाइक इंडस्ट्रीज होगी। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एक तरह से, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड में, तो वो सेकेंडरी होगी। फिर टर्शरी में क्या आ जाएगा कि जब उन चीजों को यूज मीन्स उसकी सेवाएं, जब उन चीजों को यूज किया जाता है तो वो क्या आ जाता है, आपकी सर्विसेज में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने कल किया था। और इसी के साथ साथ हमने नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी किया था, जिसमें कि हमने मेनली पेस्टल को ही पढ़ा था। ठीक है, और इसको मैक्रो भी बोला जाता है और इसको एक्सटर्नल भी बोला जाता है। ओके जी, क्लियर है सभी को। या मैक्रो आएगा या एक्सटर्नल आएगा, और सम टाइम इसको नॉन इकोनॉमी भी बोला जाता है। ओके ओके, चलिए फिर करते हैं स्टार्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। कल भी हमने पढ़ा था। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है आपका, इसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। एक तो पॉजिटिव भी पड़ता है और एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है अगर आप उनको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको आपके बिजनेस को, ठीक है, आप बिजनेस करो, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही नहीं पता, आपको टैक्स रेट ही नहीं पता, आपको जीएसटी के बारे में नहीं पता, तो फिर आपका बिजनेस क्या होगा, नुकसान में हो जाएगा। ठीक है, नुकसान हो जाएगा बिजनेस का। अब पॉलिटिकल का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस में, मींस गवर्नमेंट का। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉज है, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। जो हमने पेस्टल पढ़ा है इसका सभी का इफेक्ट, इकोनॉमी का इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, सोशल इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है, लीगल का इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सब का ही इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पर। Political environment plays a very crucial role in the regulation of business. The political environment majorly affect the way in which a business operate, but many a time it become an obstacle in the working of business. व्यवसाय के नियमन में राजनीतिक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक वातावरण मुख्य रूप से किसी व्यवसाय के संचालन के तरीके को प्रभावित करता है। ठीक है, आपको पता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन कई बार ये बिजनेस के कामकाज में बाधा भी बन जाता है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है कई बार वो बाधा भी बन जाती है। लाइक आपको गवर्नमेंट बोले कि इतना टैक्स देना है आपको, ठीक है, इतना टैक्स देना है, तो आप क्या बोलोगे, यार टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका जीएसटी है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है कि हर जगह हमें जीएसटी पे करना पड़ रहा है। क्या है मतलब ये, हमारा तो हम तो प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पा रहे, हर जगह जीएसटी दो। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा बिजनेसमैन को सुनी होगी, शॉपकीपर्स को सुना होगा कि यार जब से ये जीएसटी आया हमारा तो जीना हराम हो गया, हर जगह जीएसटी, फर्नीचर पे जीएसटी, गोल्ड पे जीएसटी। ठीक है, ओके, मुझे कोई बताएगा कि अभी जीएसटी किस पे नहीं लगा है। वैसे आपका ये इनकम टैक्स का पार्ट है जीएसटी। कोई बताएगा मुझे कि अभी जीएसटी किस पे नहीं लगा है, आपके पेट्रोल पे। अब देखो व्यावसायिक वातावरण के संबंध में और भी है एक दो चीजें जिस पे जीएसटी नहीं लगा, मुझे अभी पेट्रोल ही याद आ रहा है, पेट्रोलियम। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण के संबंध में राजनीतिक वातावरण में सभी नियम और विनियम, पेट्रोल। हाँ जी, कानून और संगठनों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में सरकार की भूमिका शामिल होती है। पॉलिटिकल का सिंपल हम बात क्या करेंगे, गवर्नमेंट। ओके
पॉलिटिकल फैक्टर दैट अफेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट। अब जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो किस तरह से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लाइक मान लो इस साल ये वाली सरकार आ गई, उसके डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे, रूल्स थी, रेगुलेशंस थी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कोई और सरकार आ गई, उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, लॉज है, रेगुलेशंस है। तो क्या हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा कि यार अभी तो हमने जाना भी नहीं था इस सरकार के रूल्स रेगुलेशन को, उतनी देर दूसरी सरकार आ गई, तो बिजनेस क्या चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा, ठीक है। उसे तो पता ही नहीं होगा कि पहली वाली सरकार ने जो रूल्स रेगुलेशन बोले थे वो भी हम अभी, क्योंकि टाइम लगता है ना चीजों को जानने में, समझने में, फिर दूसरी सरकार आएगी वो उसके अलग ही रूल्स रेगुलेशन होगी, तो बिजनेस पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, द पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ अ कंट्री ग्रेटली इम्पैक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि जो पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट जितनी भी हमारी पॉलिसीज है, टैक्स है, जीएसटी है, आपको पता है कि इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट में तो ये जो भी है, मान लो कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, उसको किसके हिसाब से चलना पड़ता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। गवर्नमेंट की जो रूल्स होगी, रेगुलेशंस होगी, लॉस होगी, बिजनेस को वो फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक आपको पता है जैसे कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी को बनाने के लिए आरओसी चाहिए, ठीक है, बड़ी चीजें चाहिए, मतलब वो जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी कांग्रेस है, बीजेपी है, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ अ कंट्री ग्रेटली इम्पैक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। इफ देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर जो है सरकार स्टेबल नहीं होगी, कि इस साल कोई सरकार है, अगले साल कोई सरकार है, मीन सरकार ही अगर स्टेबल नहीं होगी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देयर आर ऑलवेज डिस्ट्रप्शन एंड अनइवन वर्किंग पैटर्न आर ऑब्जर्व। तो क्या होगा कि बिजनेस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। क्लियर है, डिस्टर्ब हो जाएगा बिजनेस, कि हम फॉलो करें तो करें, किसको करें, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन लॉज आपको पता है बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है सभी को, तो उन रूल्स लॉज रेगुलेशन को समझने में जितना टाइम लगेगा, उसके बाद दूसरी सरकार आ जाएगी, तो करे क्या करे, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो। अब देखो, द गवर्नमेंट कीप्स एंड इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट को आपको पता है कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है गवर्नमेंट की इन डिफरेंट सेक्टर, विच इन टर्न अफेक्ट द बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। अब जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती है कुछ, ठीक है, उससे भी हमारे क्या पड़ता है, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है बिजनेस पे, ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको पता है कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है। तो वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। अब देखो टैक्सेशन, अब वही बात आ गई टैक्स की, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात आ गई। द टैक्स रिजिम ऑफ अ कंट्री डायरेक्टली इम्पैक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। वही टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं जी। द टैक्स रेट वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अब जो टैक्स रेट है वो कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है बिजनेस टू बिजनेस एंड एक्टिविटी टू एक्टिविटी। देयरफॉर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर हैड बिकम वेरी वाइटल। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या है, रेगुलेटर है, ठीक है। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट लाइक मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या है, सिंपली आपका कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, या फिर मैनेज करना, ठीक है, विच इन टर्न अफेक्ट द वर्किंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। अब मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, या फिर कंट्रोल द मनी सप्लाई की हम बात करें, तो किस तरह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किस तरह से मनी को कंट्रोल करता है, किस तरह से करता है। जैसे मानो, या तो वो मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा मार्केट में, या फिर मनी की सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। अगर वो मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है मार्केट में, तो जो आपके टैक्स रेट, जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके टैक्स रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट, सॉरी टैक्स रेट नहीं, देखो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या पढ़ा था, कि मान लो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, वो मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो बहुत से लोग लोन लेंगे। क्यों लोन लेंगे, क्योंकि ईएमआई कम जाएगी जी यहाँ पे हमारी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, तो इट मीन्स कि जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब ही क्या होता है, कि मनी की सप्लाई को डिक्रीज कर दिया गया है, ताकि मार्केट में ज्यादा पैसा हमें नहीं देना। मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं होगा तो आप कैसे बिजनेस चलाओगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी इफेक्ट पड़ता है, कंट्रोल द मनी सप्लाई। तो ये सप्लाई इन द इकोनॉमी विच इन टर्न अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस। अब वेरियस कंपोनेंट लाइक फिजिकल पॉलिसी, आपको पता है गवर्नमेंट के खर्चे, ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड स्पेंडिंग गवर्नमेंट की, टैक्स। फिजिकल पॉलिसी मेनली किससे कंसिडर करती है, आपकी टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी किससे आपकी कंसिडर करती है, मेनली आपकी मनी सप्लाई से, इन्फ्लेशन से, ठीक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये हमने सारा पढ़ा था। इंटरेस्ट रेट,
ठीक है। मनी एंड इंटरेस्ट रेट, मेनली यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मनी सप्लाई, ठीक है, एंड इंटरेस्ट रेट। ये कुछ की पॉइंट है, की वर्ड है जो आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखने होते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये। मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्स लॉ, रूल्स, नोटिफिकेशन आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू अफेक्ट द बिजनेस। आपको पता है कि टैक्स के जो भी है, टैक्स उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस को, रूल्स एंड नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस को, एक्टिविटी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन। अब फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन का क्या मतलब बनता है कि लाइक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, सिंपल बात मैं बोलूं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। अब गुड्स एंड सर्विसेज को मुझे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी, या गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा देगी, या गवर्नमेंट बड़ी चीजें कोटा टैरिफ ये लगा देगी, ठीक है, कोटाज वगैरह लगा देगी, बैरियर्स लगा देगी, तो वो भी मेरे क्या पड़ेगा, बिजनेस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। देखो एक्जिम पॉलिसी, फॉरेक्स पॉलिसी एक्सेट्रा। अब सुनना, द एक्सपेंशरी पॉलिसी of the management of the companies enable the firm to operate on a global scale where the role of the government comes into the picture। कंपनियों के प्रबंधन की विस्तारवादी नीतियां फर्म को वैश्विक स्तर पर काम करने में सक्षम बनाती है, जहां सरकार की भूमिका सामने आती है, ठीक है। अब सरकारी तो इंपोर्ट और जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज पे इंपोर्ट लगा रहे हैं, इंपोर्ट करें हम गुड्स एंड सर्विसेज को या फिर एक्सपोर्ट करें, तो सरकार की कई रिस्ट्रिक्शंस रहती है उन चीजों पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सेट्स वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिम आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है ये, इन ऑर्डर टू एनेबल द फर्म टू फंक्शन इन द इंटरनेशनल मार्केट। फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब हुआ, एक्सपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि आप अपनी होम कंट्री से, ठीक है, होस्ट कंट्री को कुछ भेज रहे हो, लाइक इंडिया से आप कहाँ, जापान, ठीक है, इंडिया से जापान आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, मीन्स अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को वहां पे क्या कर रहे हो, आप भेज रहे हो, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट हो गया जब आप जापान से कुछ खरीद रहे हो यहाँ पे, तो सरकार जो है उस पर टैक्स लगा देगी, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी, या क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, इस तरह से, तो वो भी आपके बिजनेस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल गुड्स पर आपकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप सिर्फ 100 यूनिट्स ही भेज सकते हो जापान, इससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते, ठीक है, आप सिर्फ इतना ही भेज सकते हो, इससे ज्यादा नहीं भेज सकते, या फिर ये लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा इस तरह से, या फिर इतना आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इस तरह से, तो क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे। नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन सेंट्रल मॉडल इन ऑर्डर टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट, ठीक है, खास नहीं। अब देखो, हाउ द गवर्नमेंट इफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब गवर्नमेंट के किस तरह से इफेक्ट करेगी बिजनेस एनवायरनमेंट को, देयर आर अ ह्यूज वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल विद द गवर्नमेंट विद विच, ठीक है, मैनी अ टाइम द गवर्नमेंट इटसेल्फ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक गुड्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है, कल ही मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है मेनली हमारे किसके अंडर है, वो गवर्नमेंट के अंडर है, जैसे कि 125 यूनिट फ्री दे दिया जी आपको, ठीक है। जब मोदी की सरकार कौन, मोदी की सरकार, कांग्रेस ने बोला था कि 125 यूनिट फ्री मिलेगा, कि बीजेपी ने बोला था, इस तरह से कुछ बोला था, ठीक है। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन ऑर्डर टू कीप कंट्रोल एंड चेक ऑन द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। अब देखो, सरकार कारोबारी माहौल को कैसे प्रभावित करती है, सरकार की बात करें तो क्या बात हो जाएगी यहाँ पे, पॉलिटिकल की डायरेक्ट, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सरकार की बात हो रही है, इट मीन्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। उन अनेक प्रकार के उपकरण उपलब्ध है जिनकी सहायता से वह वैश्विक वातावरण को नियंत्रित करती है, जिनमें से कुछ है, कई बार सरकार निजी खिलाड़ियों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने के लिए बिजली और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं जैसी आर्थिक वस्तु का उत्पादन स्वयं शुरू कर देती है, कि उसने प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना है, उसने पब्लिक सेक्टर में ही सारा काम रखना है, तो वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं देगी, ऐसी ऐसी चीजें। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी मेनली कौन और ट्रांसपोर्ट के मेनली कौन करता है, गवर्नमेंट के अंडर है ये सारा, इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट यूजेस इट्स टैक्सेशन। अब टैक्स 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 बार बार हम पढ़ते आ रहे, टूल्स एंड सब्सिडीज इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सब्सिडीज भी सरकार देती है, लाइक आपके देख लो, आपके लॉन्स में भी सब्सिडीज मिलती है, जैसे कि हमारे सिलेंडर में भी सब्सिडीज मिलती थी, ओके। इट प्रोवाइड सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, टैक्स वाली बात है। गवर्नमेंट फ्रेम एंड कीप्स ऑन अपडेटिंग द लेबर लॉ ऑफ द कंट्री सो एज टू कीप अ चेक ऑन द इनजस्टिस डन ऑफ, अब देख लो लेबर लॉ वो बना था ना कि 14 साल के बच्चे लेबर नहीं बन सकते, इस तरह से सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कि मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपके बिजनेस में 13 13 14 14 या 15 15 साल के बच्चे हैं, तो फिर क्या होगा, आप पे तो केस हो जाएगा, भाई 14 साल के बच्चे से ये काम करवा रहा है, ठीक है, 14 साल के बच्चे को रखा है इसने काम करवाने के लिए,
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो ये सरकार मीन्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, एक होती है आपकी प्रमोटिव पॉलिसीज और एक होती है आपकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। अब रिस्ट्रिक्ट करना, आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस लगा देना सरकार की ओर से। Thus, the role of government and its policies plays a very decisive role in the business environment of an economy. The policy of the government either promotive and restrictive, ये पूछा गया था एग्जाम में। मीनिंग ऑफ प्रमोटिव और मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टिव नेम से ही क्लियर है। प्रमोटिंग मतलब प्रमोट करना है किसी चीज को कि हाँ आप कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टिव मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, ठीक है। अब देखो, इन द केस ऑफ प्रमोटिव पॉलिसीज, यहाँ से क्वेश्चन बनाया है एग्जाम में। The government brings out various schemes to promote small business and enterprises. It lowers down the interest on loans. अब क्या किया, जितने भी ये स्मॉल बिजनेस है, एंटरप्राइजेस है, इनके लिए क्या स्कीम निकाली सरकार ने कि जो लोन ये लेंगे ना बिजनेस करने के लिए, उस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा जी हम कम लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये बिजनेस कर सके। टेकन बाय स्मॉल फार्मर सो एज टू बूस्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड स्मॉल। अब जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हो और आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, जो भी हो, तो जो सरकार इंटरेस्ट रेट होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपको पता है होम लोन में डिफरेंट, होम लोन में भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है लोन पे, और एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत कम होता है इंटरेस्ट रेट। ये क्यों होता है? आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, सिंपली बात बोलूं, आपके काम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रमोटिव, प्रमोट करना। अब रिस्ट्रिक्टिव, यहाँ पे लगेगी रिस्ट्रिक्शंस, नेम से क्लियर है। इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, द गवर्नमेंट इम्पोज एंड बैन ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस प्लेयर्स इन द मार्केट। अब बैन लगा दिया कुछ कुछ चीजों पे, लाइक देखो एग्जांपल क्या है, विच में बी डिटरमिनेंट टू द सोसाइटी एज लाइक अ बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, प्लास्टिक बैग पे बैन लगा दिया। अब जो प्लास्टिक बैग बनाता था उसका तो कारोबार हो गया जी बंद, ठीक है। तो ये क्या किया सरकार ने। अब सरकार का देख लो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है एक बिजनेस में। जो प्लास्टिक बैग बनाता था क्या हो गया, उसका तो बिजनेस ही बंद हो गया, क्योंकि सरकार ने बैन लगा दिया। अब आप सरकार से थोड़ी जाओगे लड़ने, ओके, भूख हड़ताल करोगे, पता नहीं क्या क्या नहीं करोगे। सरकार की मर्जी होगी आपकी, सुनेगी नहीं होगी सरकार की मर्जी आपकी, नहीं सुनेगी। ओके, वेट करना 1 मिनट। ओके, वेट करना। अब समझ आ रहा है सभी को गुड्स एंड सर्विसेज? ओके, ठीक है, चलिए जी। ये हो गया हमारी ट्रेड बैरियर्स। एक और है यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स का मीनिंग क्या है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, प्रिवेंट फीस ट्रेड, बैरियर स्टॉप और डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। अ ट्रेड बैरियर मीन सिंपल, जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज है उन पे क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। किस तरह से? व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर्स? आपका टैरिफ हो गया, कोटा हो गया, नॉन टैरिफ हो गया आपका, ये भी ट्रेड बैरियर्स में ही आता है। ये हम कल करेंगे डिटेल में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल इंटरनेशनल थ्योरीज करवानी है, मीन्स रिवीजन करवानी है, क्योंकि यूट्यूब पर मैं वो पढ़ा चुकी हूँ आपको टॉपिक। उसी के साथ साथ हम टैरिफ, नॉन टैरिफ, कोटा, ये सारा करेंगे, ठीक है। टैरिफ अभी सिंपल से समझ लो, और टैक्स दैट मस्ट बी पेड ऑन इम्पोर्ट, मीनिंग द कंट्री सेलिंग यू द प्रोडक्ट चार्जेस द टैक्स, ठीक है। और कोटा क्या मतलब हो गया कि जो भी आप प्रोडक्ट भेज लो ना, उसकी क्वांटिटी पे, देखो यहाँ पे, लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन लीगली बी इम्पोर्टेड इनटू अ कंट्री सेट बाय द कंट्री रिसीविंग प्रोडक्ट, ठीक है। कोटा का सिंपलिंग मतलब से देखो, टैरिफ का सिंपल मतलब हो गया टैक्स लगाना, और कोटा का सिंपल मतलब हो गया क्वांटिटी पे रोक, कि आप इतनी ही क्वांटिटी भेज सकते हो, लाइक आप ओनली 100 यूनिट भेज सकते हो, बस आप इससे ज्यादा यूनिट नहीं भेज सकते। कोटा का मतलब एक अमाउंट पे या क्वांटिटी पे लिमिट लगा दी, और टैरिफ का मतलब टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रेड बैरियर। ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज कर रहे हैं, तो फिर वहां पर कुछ बैरियर्स है, कुछ बाधाएं हैं वहां पर, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लगाई जाती है। बाकी हम इसको कल पढ़ेंगे, ओके। अब चलते हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अभी सभी को क्लियर है? ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सबको क्लियर है? पॉलिटिकल का सिंपली मीनिंग है सरकार। सरकार किस तरह से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अगर तो सरकार स्टेबल होगी तो
सही है हमारे बिजनेस के लिए। अगर सरकार स्टेबल नहीं होगी, मीन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो हमारे बिजनेस पे भी उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, क्लियर है जी। अभी चले फिर CSR पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल हम करेंगे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेरा फेमा, और इंटरनेशनल थ्योरीज भी कर ही लेंगे। वैसे देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा कल कवर। ओके, तो आज हम कर लेते हैं आपका 59 पे है वो CSR, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉडल। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है आपका CSR से, इसके मॉडल से भी और ये टॉपिक भी। क्लियर है सभी को? चले फिर नेक्स्ट, थम्स अप कुछ तो दे दिया करो, यस नो कुछ तो बता दिया करो, समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जी आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम से ही क्लियर है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, वर्क प्लेस। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, वर्क प्लेस, मार्केट प्लेस। अगर मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ सिंपली वे में, तो जो हमारी कंपनी है, ठीक है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है, जो भी हमारा बिजनेस है, सिंपल बात करूँ बिजनेस है, तो उसका क्या फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो वो बताता है जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल, क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही तो हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमें, जब हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी तो कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, यस या नो? सोसाइटी के लिए तो कुछ देना पड़ेगा। अब यही आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर आर द थ्योरीज को रहने दो, अभी पहले मीनिंग कर लेते हैं इसका। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, आप सुनो ध्यान से। Corporate social responsibility meaning can be understood as a firm's effort to work in an ethical, sustainable manner that aids society as a whole. In addition to generating economic value for shareholder, it needs firm to consider the social and environmental effect of their business activity. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ एक फर्म के नैतिक और टिकाऊ तरीके से काम करने के प्रयासों के रूप में समझा जा सकता है, जो शेयर धारकों के लिए आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के अलावा समग्र रूप से, देखो, शेयर होल्डर्स के लिए तो करना ही है। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, हमारी कंपनी में जिन्होंने शेयर किया है, या फिर हमारे बिजनेस में, ठीक है, जिन्होंने मान लो 50% वो लगाए होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया, अभी माइंड से निकल गया। मीन्स शेयर होल्डर जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, अपनी कैपिटल लगाते हैं एक तरह से। ठीक है, शेयर्स लगाते हैं, अपनी तरफ से शेयर देते हैं। शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य शेयर होल्डर क्या देते हैं, बताना मुझे, मैं भूल गई, मेरे माइंड में नहीं अभी क्लिक हो रहा है। अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे ना अच्छे से शेयर होल्डर। अभी माइंड में क्लिक नहीं हो रहा, याद तो आ रहा है। मीन्स कि जो 50% से ज्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, इन्वेस्ट करना, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। इसके लिए यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए तो ध्यान रखना ही रखना है, बट इसी के साथ साथ समाज की भी सहायता करनी है। वही बात आ गई, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए कंपनियों को अपनी व्यवसायिक गतिविधियों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ये भी पूछा जाता है समटाइम एग्जाम में। अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी दैट आउटलाइन इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट एक कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। क्या है ये? डॉक्यूमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो समाज और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को रेखांकित करता है। These reports can vary greatly in term of content and length depending of the company operation, कि कंपनी के क्या क्या ये रिपोर्ट कंपनी के संचालन, उद्योग और हितधारकों की अपेक्षा के आधार पर सामग्री और लंबाई के संदर्भ में काफी भिन्न हो सकती है। वे पर्यावरण स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और शासन जैसे क्षेत्रों में कंपनी के प्रदर्शन के बारे में पारदर्शी, मीन्स ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी ये बताता है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये क्यों बताता है, अब मान लो
एक रिपोर्ट तैयार की जाती है हर कंपनी से। क्यों? हर बिज़नेस से, हर कंपनी से कि भई इसके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा है, कितना इसके पास प्रॉफ़िट है, कितना नहीं प्रॉफ़िट है। फिर उस हिसाब से उस हिसाब से हमारी सोसाइटी के लिए 2% देना पड़ता है, ठीक है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि 2% देना पड़ता है। मैं बताती हूँ कि किस दायरे में होनी चाहिए कंपनी, तभी वो कंपनी सोसाइटी के लिए देगी अपनी तरफ से, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करेगी। अब ये है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इतनी बार यहाँ से क्वेश्चन बना है ना, बहुत बार। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपली क्या मीनिंग है? सोसाइटी के लिए आपको कुछ करना है, आपको मतलब बिजनेस को, ठीक है? सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अब कौन सोसाइटी के लिए, कौन सा बिजनेस सोसाइटी के लिए कुछ करेगा, वो किस दायरे में आ रहा है, जिसमें कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मीन्स देखा जाता है, जैसे कि हमने रिपोर्ट में पढ़ा कि हर बिजनेस, हर कंपनी की एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है? कि उस कंपनी या फिर उस बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या उसका टर्नओवर है, क्या उसकी नेट इनकम है, नेट वर्थ है, वो सारी चीजें, नेट प्रॉफिट है, वो देखा जाता है। फिर जो उसके अंडर आएगा, ये अभी बताऊंगी, ठीक है? अभी सुनो। The Company Act 2013 provides for CSR under Section 135. Very very important. ये भी एग्जाम में पूछा गया है। Thus, it is mandatory for the companies covered under Section 135. हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, मीन्स की इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैंडेटरी का मतलब होता है आपका अनुपालन करना, अनिवार्य। हाँ, अनिवार्य मतलब करना ही पड़ेगा। मैंडेटरी का क्या मतलब होता है कि करना ही पड़ेगा। कवर्ड अंडर सेक्शन 135 टू कंप्लाई विद द CSR प्रोविजन इन इंडिया, कंपनी आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड मिनिमम 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट ओवर द प्रीसीडिंग 3 years एज। अब देखो सिंपल, अब यहाँ चलो आप, अब बताती हूँ किस तरह से। As per Section 135 of the Company Act 2013, every company meeting certain criteria must constitute to CSR committee and undertake CSR activity. The criteria as follow. अब जो भी कंपनी इस दायरे में आएगी, ठीक है, या जो भी बिजनेस इस दायरे में आएगा, उसको CSR मतलब उसको सोसाइटी के लिए 2% देना होगा। और ये कैसे चेक किया जाएगा? 3 साल के अंदर, मतलब कंजिक्यूटिव जो 3 year होते हैं, 3 year में अगर सेम वो फॉलो कर रहा है, ये मीन्स की कंपनीज विद द नेट वर्थ अगर उसकी है 500 करोड़ और उससे ज्यादा, और कंपनी विद टर्नओवर अगर उसकी है 1000 करोड़ और उससे ज्यादा, और कंपनी विद नेट प्रॉफिट अगर उसका है 5 करोड़ और उससे ज्यादा, तो वो किस में आ जाती है? CSR में आ जाती है, ठीक है? किसके दायरे में आ जाएगी? वो CSR में आ जाएगी। CSR में आएगी तो उसको 3 साल कंजिक्यूटिव मतलब 3 साल उसको चेक किया जाएगा पिछले 3 सालों में कि उसके सेम यही है, यही उसकी नेटवर्थ और टर्नओवर और नेट प्रॉफिट है। अगर सेम यही रहा तो उसको 2% अपने नेट प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। CSR कमेटीज जो बनती है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, इसको ऐसे ही याद रखना है। सम टाइम एग्जामिनर क्या करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, नेटवर्थ दे देगा 1000, ठीक है, जबकि आपकी नेटवर्थ कितनी है? 500 करोड़। नेट प्रॉफिट दे देगा आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ 700, जबकि आपकी कितनी है नेट प्रॉफिट? 500 करोड़, ठीक है? तो एज इट इज इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, सॉरी 5, हाँ 5 करोड़, 500 बोला था मैंने शायद, 5 करोड़, ठीक है? तो आपने किस तरह से याद रखना है? 500, 1000 एंड 5 करोड़, नेटवर्थ, टर्नओवर एंड आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। और एक ये 2%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना दोगे? 2% दोगे अपने नेट प्रॉफिट में से, ओके? अब देख लो हिंदी में। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कुछ मानदंडों को पूरा करने वाली प्रत्येक कंपनी को एक CSR समिति का गठन करना होगा और CSR गतिविधियां शुरू करनी होगी, मीन CSR कमेटी का गठन करना होगा। कौन करेगा? मानदंड इस प्रकार का है, जो कंपनी 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति वाली कंपनियां, या 1000 करोड़ रुपए उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां, 5 करोड़ रुपए से उससे अधिक शुद्ध लाभ वाली कंपनियां, ऐसी कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है, मीन्स मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा। क्लियर है सभी को? यस या नो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका।
यस या नो में रिप्लाई कर दो। क्लियर है? हाँ जी। अब एक और देखो, सीएसआर बनाती है एक कमेटी, ठीक है? एक कमेटी है सीएसआर की। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सीएसआर समिति के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल फॉर्म अ कमेटी, ठीक है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक कमेटी बनाएंगे। निदेशक मंडल सीएसआर के लिए समर्पित एक समिति का गठन हो करेगा, ठीक है? और समिति में न्यूनतम 3 निदेशक, यहाँ पे कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हो गए? मिनिमम 3 डायरेक्टर हो गए, जिसमें से 1 जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस तरह से एग्जामिनर पूछेगा आपसे? 4 डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम 3 डायरेक्टर। फिर वो पूछेगा कि 1 शैल बी एन इंडिपेंडेंट। ये पूछा गया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मीन स्टेटमेंट 1 में दिया गया था कि 3 डायरेक्टर होंगे और विच शैल बी 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट या रॉन्ग? तो ये हो जाना था ट्रू। सिर्फ ओनली एक ही होगा इसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, however if the company is an unlisted, means पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी और वो अनलिस्टेड है, नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, जो अनलिस्टेड प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है। इट शैल हैव 2 और मोर डायरेक्टर, उसको सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें, ठीक है, तो फॉरेन कंपनी में क्या होगा, द सीएसआर कमेटी शैल कंप्राइज एट लीस्ट 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन होने चाहिए। 1 शैल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एक जो है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ये हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे कि जो रेजिडेंस स्टेटस होता है आपका, ठीक है? 6(1) सेक्शन 6(1) में है दिया, जो रेजिडेंस स्टेटस होता है, लाइक आपका वो 300 डेज, 60 डेज, ऐसा करके ना, वो 62 डेज, इस तरह से हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है आपका जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, कि इंडिया का रेजिडेंट बनने के लिए आपकी मेनली 2 कैटेगरी होती है, एक बेस 1 एक बेस 2, ठीक है? उनको फॉलो करना होता है, ठीक है? इस तरह से हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। अगर आप चाहते हो खुद से तो आज देख लेना कि रेजिडेंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंट बाय अ कंपनी अंडर दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The requirement for constitution of the corporate social responsibility committee shall not be applicable and the function of such committee in case of discharge of board of director। अब देखो, निदेशक मंडल सीएसआर के समर्पित एक समिति का गठन होगा, समिति का गठन होगा। समिति में न्यूनतम 3 निदेशक होंगे, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा, ठीक है? हालांकि यदि कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी है, स्वतंत्र निदेशक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसकी सीएसआर समिति में 2 या 2 से अधिक निदेशक होंगे, ठीक है? किसी विदेशी कंपनी के मामले में अगर हम बात करें तो सीएसआर समिति में कम से कम 2 व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें से एक भारत का निवासी होना चाहिए, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। और जिससे पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन कंपनी सीएसआर कैटेगरी में आएगी। नेटवर्थ 500 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, और 2% देना पड़ेगा उनको अपने नेट प्रॉफिट में से। और 2% हम कैसे चेक करेंगे? 3 कंसेक्यूटिव ईयर से, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट देखो, जहां इन प्रावधानों के तहत किसी कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 50 रुपए से अधिक नहीं है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी। देखो, सीएसआर कमेटी बनाने की कब जरूरत है? जब आपकी 50 लाख से ऊपर, जहां पे ज्यादा खर्चा ज्यादा दिया सीएसआर में है, ठीक है? मतलब कि जहां इन प्रावधानों के तहत किसी कंपनी द्वारा खर्च, जो कंपनी है जब तक उसने 50 लाख से ऊपर खर्चा नहीं किया तब तक सीएसआर कमेटी नहीं बनेगी। अगर उसने 50 लाख से ऊपर खर्चा किया है तो फिर क्या बनेगी? सीएसआर कमेटी बनेगी, ठीक है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 50 लाख याद रखना प्लीज। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी, है ना? ठीक है? और ऐसे मामलों में ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, ऐसी कंपनियों के निर्देशक। क्लियर है सभी को? किसी का कोई भी डाउट है यहाँ पे तो पूछ लो एक बार प्लीज, कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। चले फिर नेक्स्ट, अब फाइन्स एंड पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइज। अगर हम क्या करते हैं, सीएसआर अगर हम नहीं करते, ठीक है, मीन्स अगर हम सोशल के लिए कुछ भी नहीं देते, मान लो मेरी कंपनी आ रही है सीएसआर के अंडर और मैं नहीं देती, तो क्या मेरे को फाइन लगेगा?
इफ अ कंपनी डज नॉट फॉलो द रूल्स अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर अनुपालन के लिए जुर्माना। ठीक है, यदि कोई कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों पर पैसा खर्च करने के नियमों को पालन नहीं करती तो उन्हें कम से कम 50,000 के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यह जुर्माना 25 लाख रुपए तक लग सकता है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था, 50,000 टू 25 लाख। ठीक है, 1,000 सॉरी 1 लाख टू 10 लाख, ऐसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से, या फिर 60,000 टू 25 लाख, इस तरह से ऑप्शन बना था। राइट आंसर था आपका 50,000 टू 25 लाख। यहां से भी क्वेश्चन आया जी आपका एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो कब जुर्माना दे कितना जुर्माना लगेगा अगर कंपनी नहीं फॉलो करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मीन सीएसआर को नहीं, सीएसआर के अंडर नहीं कंपनी आती है, तो उसको क्या कितना जुर्माना देना पड़ेगा, 50,000 देना पड़ेगा। और ये कहाँ तक जा सकता है, 25 लाख तक। तो अगर मैं सिंपली बात करूँ तो 50,000 टू 25 लाख। नेक्स्ट देखो, ऑल्सो एनी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु डज नॉट फॉलो द रूल्स कैन बी पनिश्ड। जो ऑफिसर होगा उस कंपनी का, ठीक है, पनिश्ड विद उसको जेल हो सकती है फॉर अप टू 3 ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 ईयर। ठीक है, कई बार लिखा होता है 2 ईयर, 1 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, ऐसे होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 ईयर। और अ फाइन एट लीस्ट 50,000। ठीक है, अब देखो, दिस फाइन कैन गो अप टू 5 लाख और दे कुड फेस बोथ इम्प्रिजमेंट एंड अ फाइन। अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, मान लो कि सीएसआर की आप फॉलो, मान लो कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी बनती थी, ठीक है, कंपनी की, आपने नहीं किया, तो कंपनी को क्या फाइन लगेगा, 50,000 टू 25 लाख। ठीक है, और अगर कंपनी का जो ऑफिसर है, ओनर है, जो भी है, उसको कितना लगेगा, 50,000 टू आपका कितना था, 5 लाख, और इसी के साथ साथ 3 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इसको, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है जी? यस नो प्लीज कुछ तो बता दो। क्लियर है कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है? अब विच एक्टिविटी ऑफ डू नॉट क्वालिफाई एज इलिजिबल। अब सीएसआर एक्टिविटी में कौन कौन नहीं आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया। मतलब अभी तक मैं जितनी भी स्लाइड्स करवा रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। ओके, रूल 21D ऑफ कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल 2014 डिफाइंड सीएसआर एक्सक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो नहीं आएगा सीएसआर की कैटेगरी में वो कौन कौन है, एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, निम्नलिखित गतिविधियों को योग्य से गतिविधि को मानने से बाहर, कंपनी के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए की गई गतिविधियां, ये नहीं आएगा। एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया का नहीं है वो क्यों आएगा सीएसआर में। ठीक है, जो आउटसाइड इंडिया वो भी नहीं आएगा। एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट यूटी एट द नेशनल लेवल ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर भारत के बाहर की जाने वाली गतिविधियां अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को। ठीक है, हाँ, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182 ऑफ द एक्ट, ये भी नहीं आएगा। एक्टिविटी बेनिफिटिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है वो भी नहीं आएगा। किसी कंपनी में जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो भी नहीं करेगा जी सीएसआर। कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियां भी नहीं आएगी सीएसआर में। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी फॉर डिलीवरिंग मार्केटिंग बेनिफिट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये भी नहीं होगा। एक्टिविटी फॉर फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस अंडर एनी लॉ एंड फोर्स ऑफ इंडिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियां, उत्पाद को सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोजन, ये भी नहीं होगा। गतिविधियां भारत में लागू किसी भी कानून के तहत वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए गतिविधियां, ये भी नहीं होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। मैम नोट्स अपलोड कर दीजिए ये वाले। रंजना कल आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, अभी तक आपकी जितनी भी क्लास हुई है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ डेट वाइज मुझे अपलोड करने हैं कि कंबाइंड। वैसे तो मेरे हिसाब से कंबाइंड होने चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक ही बार पीडीएफ खोलो और एक ही बार पढ़ डालो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बार बार। नहीं तो अब डेट वाइज पहले एक पीडीएफ खोलोगे, फिर दूसरी पीडीएफ ओपन करोगे, फिर तीसरी करोगे। अगर कंबाइंड मिल जाए तो बेटर है। ठीक है, सर से बात करती हूँ, सर ने तो बोला है कि डेट वाइज आप सेंड करो।
बट मैं सोच रही हूँ कि कंबाइंड सही रहता है, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं ना। आई एम नोट सब ठीक है। अब देखो, मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉडल्स भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। देयर आर फ्यू मॉडल्स। अब एक क्वेश्चन बना था मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट CSR, उसमें पूछा गया था, एक है फ्रीडमैन का मॉडल, एक था आपका वॉकर, यही क्वेश्चन था। एक था आपका कैरल का मॉडल और एक था आपका अकरमैन का मॉडल। अब बताओ इसमें से कौन सा मॉडल नहीं है जो CSR में आएगा, मतलब CSR में कौन सा मॉडल नहीं आएगा? ऑब्वियसली वॉकर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने पढ़े होंगे मॉडल। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कितने मॉडल है। एक है आपका फ्रीडमैन, अकरमैन, कैरल, इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल, स्टेक होल्डर एंड स्टॉक होल्डर एंड स्टेक होल्डर मॉडल, टुवर्ड अ न्यू मॉडल ऑफ CSR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, मेनली आपके ये 6 मॉडल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम पेपर 1 में पढ़ते हैं ना टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, वहां पे सिर्फ टाइप ही पूछे जाते हैं बहुत बार। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ओनली टाइप पूछे जाते हैं, नेम। तो वैसा ही है, कुछ चीजें आपकी सिर्फ नेम ही पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बना था। अभी हम मीनिंग भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इनके मीनिंग नहीं पढ़ेंगे। फ्रीडमैन का मॉडल क्या बोल रहा है, अकरमैन का क्या बोल रहा है, कैरल का क्या बोला है, ये हम पढ़ेंगे। अब जो इसमें से सबसे फेमस मॉडल है वो है कैरल, सबसे फेमस मॉडल, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीडमैन का मॉडल क्या बोलता है। अगर मैं फ्रीडमैन के मॉडल की सिंपली बात करूं तो फ्रीडमैन का मॉडल कब से कब तक था आपका? 1962 से लेकर आपका 1973 तक, ठीक है। इसने क्या बोला फ्रीडमैन ने? इन्होंने बोला कि बोलते जो कंपनी है ना, उसको जो शेयर होल्डर्स है ना, उन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का विचार है कि किसी व्यवसायी को सामाजिक विकास में योगदान देने के लिए कहना है, उसे सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए, शेयर धारक के पैसे से चोरी करने के लिए कहना है। मतलब कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स है ना, उनका पैसा हम चुरा रहे हैं, फिर किसके लिए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देने के लिए, ठीक है। इनका ये कहना था। इन्होंने बोला फ्रीडमैन के अनुसार एक व्यापारी का अपने व्यवसाय को विकसित करने के अलावा कोई और कर्तव्य नहीं है। ये बात बोली कि अपना जो बिजनेस है उसको विकसित करो। कैसे? यदि वो अपने व्यवसाय की अच्छी तरह देखभाल करता है तो वो एक सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी निभा रहा है। अगर वो अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से, मीन्स एथिकली, वो एस्टेब्लिश करता है अपने बिजनेस को, तो वो सामाजिक और नैतिक दोनों कर्तव्य निभा रहा है। फ्रीडमैन शायद यह कहकर कांतियन डॉन्टिक दर्शन के विचार को विकसित करते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य की अच्छी तरह से निभाना चाहिए, जैसा कि उसके पेशे के लिए आवश्यक है। इसलिए एक व्यवसायी के पास अपने शेयर धारकों को, अब ये बोल रहा है कि जो शेयर होल्डर्स है ना, उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये बात बोल रहा था। कहीं ना कहीं जैसे हम मैं जो टीचर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट को, अगर आप कुछ बन गए ना तो आप अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर लोगे, ऐसा बोला जाता है ना। समटाइम क्या बोला जाता है कि आप कुछ कर लो, आप सब कुछ, आप ठीक तो सब ठीक, आप गलत तो सब गलत, ऐसा बोला जाता है ना। समटाइम पेरेंट्स भी बोलते हैं। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसके मम्मी बोलते हैं, मतलब बोलते थे, तो अब मुझे समझ आता है कि अगर तू ठीक होती ना तो सारी दुनिया ठीक होती। मीन्स अगर आप कुछ कर लोगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे समाज पर पड़ेगा। उसी तरह से फ्रीडमैन बोल रहा है कि अगर मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, ठीक है, और अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब मैं पूरी ईमानदारी से अपने बिजनेस को चला रहा हूँ, तो वही मेरी सोशल ये यहाँ पे दिया होगा इंग्लिश में, सोशल एज वेल एज मॉरल ड्यूटी है मेरी, वही मतलब बेस्ट होगा मेरे लिए। देखो, इफ ही लुक्स आफ्टर हिज बिजनेस वेल, ही परफॉर्मिंग अ सोशल एज वेल एज मॉरल ड्यूटी, ठीक है। तो मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ सोशली भी और मॉरली भी, अगर मैंने अपने बिजनेस को अच्छे से चला लिए एथिकल वे में। और वैसे आजकल चलाते नहीं है लोग एथिकल वे में बिजनेस को, बहुत ज्यादा करप्शन, वही चोरी चलाकी, ये वो सो, ठीक है, मिलावट, सारी चीजें। तो इन्होंने ये बात बोली थी। अब हम पढ़ते एक फेमस मॉडल है जो आपका, बाकी मॉडल कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये है जी आपका केरल का मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने पढ़ा CSR में, एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी कि कौन कौन सी कंपनियां CSR के अंडर आएगी?
जिनकी नेटवर्थ कितनी है? जल्दी से रिप्लाई कर दो मुझे। 500 करोड़ और मोर। और टर्नओवर कितनी है जिनकी? 1000 करोड़ और मोर। और नेट प्रॉफिट कितना है जिनका? 5 करोड़ और मोर। और कितना परसेंट उनको देना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट में से 2% उनको देना पड़ेगा उन कंपनीज को। और कैसे चेक करेंगे? 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में हम चेक करेंगे। ठीक है, एक चीज हमने ये पढ़ी। अब CSR जो कमेटी बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी? आपकी कमेटी जो डायरेक्टर होंगे वो उस कमेटी को बनाएंगे। डायरेक्टर कितने होने चाहिए? मिनिमम 3। और एक कौन सा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसी के साथ साथ अगर हम पब्लिक और प्राइवेट की बात करें, जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है पब्लिक प्राइवेट, वहां पे कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना अनिवार्य, मीन्स की जरूरी नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें तो वहां पे भी कुछ डायरेक्टर्स की गिनती बताई गई थी। ठीक है, अब जो CSR कमेटी वो कब बनेगी? अगर जो आपकी कंपनी वो 50 लाख से ज्यादा रुपीज खर्चा कर रही है। 50 लाख था कि 50,000 था? तभी वो CSR की कमेटी में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। वेट, चेक कर लो। अच्छा, वो तो काफी पीछे चला गया ना वो। जल्दी से बताओ, 50 लाख था कि 50,000 था? ओके, फिटमैन 50 लाख, हाँ 50 लाख था। ठीक है, अगर कोई कंपनी 50 लाख से ज्यादा खर्चा करेगी तो ही वो CSR की कमेटी बनाएगी, नहीं तो कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। और फॉरेन कंपनी के लिए आपके एटलीस्ट 2% होने चाहिए डायरेक्टर। ठीक है, और एक होना चाहिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बस। और पेनल्टी भी हमने देख लिया था, 50,000 to 25 लाख तक का। और अगर ऑफिसर है तो फिर उसका कितना, 3 साल की उसको जेल हो सकती है, 50 से 5 लाख तक का उसको फाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब चलते कैरल के मॉडल में। कैरल का मॉडल क्या बोल रहा है? द बेसिस ऑफ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ CSR रूटेड। किसने, सिंपली बात करूं, किसने दिया था? RGB कैरल ने। कब दिया था? 1991 में। 4 पार्ट में इसके CSR रेफर टू बिजनेस बिहेवियर दैट इज इकोनॉमिकल, प्रॉफिटेबल, कंपनी विद लॉ, एथिकल एंड सोशल। अब ये इसने दिया है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलैंथ्रोपी। इकोनॉमिक की बात करें कि भाई तू पहले प्रॉफिट अर्न कर, उसके बाद ही तो तू कर पाएगा समाज के लिए कुछ। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या है? बी प्रॉफिटेबल, द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल अदर रेस्ट। मतलब जब खुद के पास प्रॉफिट आएगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। फिर ओबे द लॉ, लॉ इज सोसाइटी। उसके बाद वो क्या करेगा? लॉज को फॉलो करेगा। ठीक है, और लॉज को फॉलो करेगा, ऑब्वियसली वो एथिकल हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू डू व्हाट इज राइट, जस्ट एंड फेयर, प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम्स। ठीक है, और बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। अब क्या करना है लास्ट में? फिलैंथ्रोपी का क्या मतलब है? कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज टू द कम्युनिटी, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब एथिकल जब वो आ गया तो ज्यादा से ज्यादा अब क्या करना है? सोशल के लिए कुछ ना कुछ करना है फिलैंथ्रोपी में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए कुछ करना है। क्लियर है? तो ये वेरी वेरी कैरल का मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलैंथ्रोपी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनीज की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है जी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड नोट्स आपको कल मिल जाएंगे। कल भी हम CSR के कुछ मॉडल्स करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। कल हमारा CSR कंप्लीट हो जाएगा मॉडल्स के साथ। ठीक है, अभी किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो, आपके पास 1-2 मिनट है अभी। 1 मिनट है सिर्फ, ओनली 1 मिनट। हाँ जी, कोई भी डाउट? समझ आया? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ये भी बता दो मुझे। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय, टेक केयर। 7 PM भी आपकी क्लास है, फिर मिलते हैं 7 PM। नोट्स आपको कल मिल जाएंगे, तो प्लीज़ अब कल तक का वेट करिए। ठीक है, आज मेरी 3 क्लासें हैं, एक तो होगी, अभी 2 और है, तो आज तो टाइम लगेगा नहीं नोट्स अपलोड करने का। हाँ, बट कल मिल जाएंगे आपको नोट्स।